Good morning, student. This is Shashi, working as PGT Physics in KV2 Itanagar. Still now, we had learned about class 8th science force and pressure topics. ओके अभी तक हमने हमारा जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग क्लास 8th साइंस के फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर तक पढ़ा है. इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8th ऑफ साइंस, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. बेसिकली सेल है क्या? आपने अभी तक सेल वर्ड के लिए सुना होगा, जो हम लोग वॉचेस वगैरह में यूज़ करते हैं या फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उनमें हम लोग यूज़ करते हैं सेल. ठीक है, दैट इज़ यूज टू प्रोवाइड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट जो अब हम सेल पढ़ रहे हैं वो हमारा डिफरेंट है. ये बायोलॉजिकल टर्म्स है. सेल बायोलॉजिकल टर्म्स से मतलब जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है, वो क्या होता है, दैट इज सेल. जो हमारा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है बॉडी की, उसे बोला जाता है सेल. अब कई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो सेल है, मतलब पूरे जो बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही होता है और कई के अंदर बहुत सारे होते हैं. तो जिन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ सिंगल सेल पाया जाता है, सिंगल सेल एग्जिस्ट करता है, उन्हें बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और जिनके अंदर एक से ज़्यादा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस के अमाउंट में सेल्स मिलती हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये सेल सभी के अंदर है. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स के अंदर भी हैं, एनिमल्स के अंदर भी है, ह्यूमंस के अंदर भी है. तो बट डिफरेंट क्या होगा? इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, इसका फंक्शन डिफरेंट होगा. ह्यूमंस के अंदर ये कुछ अलग तरीके से काम करेंगी, वर्किंग करेंगी, और एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर समथिंग डिफरेंट. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इट डिटेल. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. You have already learned the things around us are either living or non-living. अब तक हम अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ चुके हैं. फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शंस. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके क्या होते हैं? कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं. कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस? क्या आप इन सब फंक्शंस को लिस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना हम, बिल्कुल. कि हर उस प्लांट के मतलब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एक ऑर्गन पार्ट है बेसिक, उसका क्या फंक्शंस होगा. डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. आपने देखा होगा कि जो भी हमारे डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स है वो क्या करता है? डिफरेंट एक्टिविटीज़ या फंक्शंस करते हैं बॉडीज़ के अंदर. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. तो किसी भी ऑर्गन की जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है वो क्या है? दैट इज सेल. उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे. सेल्स में बी कंपेयर टू ब्रिक्स. सेल्स को ब्रिक्स से भी कंपेयर किया जा सकता है. ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग. ब्रिक्स को किस लिए असेंबल किया जाता है? बिल्डिंग बनाने के लिए. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. तो सिमिलरली जो हमारा सेल है उनको असेंबल करके हम क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये था हमारा सेल का जनरल इंट्रोडक्शन. इसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ द सेल. आखिर सेल की एग्जिस्टेंस हुई कैसे, मतलब पता कैसे चला कि सेल एग्जिस्ट करता है? पहले तो ये सब नहीं पता था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमें पता चला कि सेल जैसा भी कुछ है. तो वो डिस्कवरी की जो हिस्ट्री है, स्टोरी है, वो हम पढ़ेंगे. देखो, फर्स्ट लाइन में लिखा है रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. रॉबर्ट हुक जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 में ऑब्जर्व किया एक कॉर्क के हेल्प, सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस की हेल्प से, कि कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. एक जो बार्क ऑफ ट्री है उसका पार्ट है कॉर्क. He took thin slices of cork. उन्होंने क्या किया? बहुत थिन स्लाइसेस ली कॉर्क की, एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप. और उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. ही नोटिस्ड, उन्होंने देखा पार्शियनेट बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइसेस. उन्होंने बहुत मतलब पार्शियन बॉक्सेस देखे और कंपार्टमेंट्स देखे कॉर्क स्लाइस के अंदर, जैसे कि हमारे डायग्राम में दिखाया हुआ है.
देखो यहाँ पर कॉर्क सेल्स एज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक, इस तरीके से उन्हें क्या दिखाई दिया, यहाँ पर कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए कॉर्क स्लाइस के अंदर, फिगर 8.1 की तरह। ठीक है, अब इसके बाद उन्हें जब ये सब दिखाई दिया, दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनी कॉम, ये किस तरीके से दिखाई दिए ये बॉक्सेस, हनी कॉम की तरह। उन्होंने हनी कॉम यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रक्चर है। हनी कॉम एक जैसे हमारा रेक्टेंगुलर शेप होता है, सिमिलरली हनी कॉम एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, कम मतलब एक लार्ज अमाउंट में बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्शन। उन्होंने ये भी देखा कि जो एक बॉक्स है वो दूसरी दीवार से किस तरीके से सेपरेट किया हुआ है, दूसरी दीवार से पार्टीशन से किस बेसिस पर सेपरेटेड है, वो थोड़ा एक दूसरे से मतलब उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएटेड है। उनके मतलब बिल्कुल वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, वो उनके बीच में एक वॉल और पार्टीशन क्रिएटेड है। जो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक कॉइन द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, तो उन्होंने ईच बॉक्स को क्या बोला, सेल। वॉट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्स और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो हमारे बॉक्स थे और सेल्स थे वो क्या थी, एक्चुअल में वो डेड सेल्स थी, उनके अंदर कोई भी मतलब एक्टिविटी नहीं हो रही थी, वो डेड थी। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। जो सेल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे एक बॉडी हम लोग अब जब तक हम लोग मतलब जिंदा है, लिविंग कंडीशन में है, तब तक हमारी अगर सेल्स को कोई ऑब्जर्व करना चाहता है तो उसके लिए जो कब देखा गया वो सब चेंजेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कब ऑब्जर्व किया गया, सेल्स को डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स के बाद में। वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। जब रॉबर्ट हुक ने हमारे 1665 में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने सिर्फ किसे ऑब्जर्व किया, डेड सेल्स को। उसके बाद 150 ईयर्स तक किसी ने सेल्स के बारे में कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं किया। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। लेकिन अब हम क्या जानते हैं, सेल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सेल के स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, सेल का ओवरऑल जो वर्किंग प्रोसेस है वो हम सब कुछ जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो टेक्नोलॉजी है वो इतना डेवलप हो गई है, हमारे जो माइक्रोस्कोप्स है वो बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं, हैविंग हाई मैग्निफिकेशन, वो बहुत हाई मैग्निफिकेशन रखते हैं, मतलब हम बहुत छोटा सा छोटा जो लिटिल पार्ट है उनको भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब हम इनके बारे में देखने के लिए इसको एबल भी है और उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी फार बेटर हो गई है कंपेयर टू 1665। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सेल। अब आपको ये यहाँ पर मतलब एक छोटा सा एक हमें क्या मतलब मैसेज मिला है, ये जो हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल है कि हम मतलब रॉबर्ट हुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर नॉट एबल टू till 150 years to find same process in living organism. So we had been wait to for 150 years. हमने 150 वर्षों तक उसका इंतजार किया कि हमारे पास अच्छा मैग्निफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप आ सके जिससे हम क्या कर पाए, फर्दर रिसर्च प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, उसके बाद हमें आगे की जानकारियाँ मिली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सेल। Both bricks in a building and cells the living organism। जो हमारा ब्रिक्स है वो क्या करता है, बिल्डिंग बनाने के और सेल्स बनाने के काम आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आप बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स, उन्हें क्या बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स भी कहा जाता है। द बिल्डिंग थो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन, शेप्स एंड साइजेस। Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells। जैसा कि हम देखते हैं बिल्डिंग्स है सभी क्या होता है, सिमिलर ब्रिक्स से बनी होती है, बट उनकी जो डिज़ाइंस है वो डिफरेंट होती है, शेप्स भी डिफरेंट होती है, साइज़ भी डिफरेंट होती है। सिमिलरली सभी जो लिविंग हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है उनमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म भी डिफर करते हैं वन टू अनदर, बट लेकिन सब मिलकर किससे बने होता है, सभी सेल से मिलकर ही बने होते हैं। Cells in the living organism are complex living structure unlike non-living bricks। तो सेल्स में भी क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है, नॉन लिविंग ब्रिक्स की तरह ही।
A hen's egg can be seen easily. Is it a cell or group of cells? बताइए, क्या जो हम एक hen का egg है उसे देखते हैं, easily देख सकते हैं, is it a cell or a group of cell? ये क्या इस एक सेल होगा या फिर ग्रुप ऑफ सेल होगा? जो हमारा एग ऑफ hen है वो क्या है? सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई. इन्हें हम अपनी आंखों से बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प के भी देख सकते हैं, नॉर्मली से हम देख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हमारा जो फिगर 8.2 है उसके अंदर हमें 2 डायग्राम्स दिखाए हैं. एक है ब्रिक वॉल और सेकंड है ओनियन पील. ठीक है, तो ब्रिक वॉल में हमें जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्ट्रक्चर का एग्जांपल दिया, जबकि वाइल इन अदर हैंड ओनियन पील के अंदर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो छोटे छोटे सेल स्ट्रक्चर है उनसे मिलकर कैसे एक हमारी ऑर्गेनिज्म बनती है उसका एक फिगर शो किया हुआ है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 8.3. ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करती हैं, उनके अंदर वैरायटी इन सेल नंबर, सभी के अंदर क्या होगा, सेल नंबर डिफरेंट होगा, शेप डिफरेंट होगा, साइज भी क्या होगा, सबका डिफरेंट होगा. ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे अभी. हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स. साइंटिस्ट ने कैसे मतलब देखा कि लिविंग सेल्स को कैसे देखा, कैसे ऑब्जर्व किया. तो दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स. तो उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप्स का यूज़ किया. मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए. स्टेन्स आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. उन्होंने क्या किया, जो डाइज होती हैं, स्टेन्स होती हैं, उनका यूज़ किया कलर पार्ट्स ऑफ द सेल को स्टडी करने के लिए. जो हमारे पार्ट्स हैं उनमें मतलब उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने डाई का भी यूज़ किया. देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. और सभी क्या होते हैं, डिफरेंट शेप्स और साइज के होते हैं. देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स. यहाँ पर जो उनके ऑर्गन्स हैं वो भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारा क्या होगा, हमारे सेल वेरी करेंगे, हमारा ऑर्गन वेरी करेगा, उनका शेप वेरी करेगा, सब कुछ वेरी करेगा. ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम. उनमें से हम कुछ के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ सेल्स. कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री और इन अ हज एनिमल लाइक द एलिफेंट. द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस. तो जो हमारा सेल्स होते हैं वो बिलियंस और ट्रिलियंस, मतलब बहुत छोटी यूनिट है, एक बहुत स्मॉल यूनिट है सेल जो है, और ये बहुत लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस के नंबर में ये मिलते हैं एक बॉडी के अंदर. ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज. ये भी क्या करेगा, एक मतलब जैसे हम कंपेयर करें एक बॉय और एक गर्ल. एक बॉय क्यों, हम मतलब अपने अराउंड हमारी फैमिली में भी अगर हम बात करें तो फैमिली में भी अगर फादर के अंदर अलग हो सकता है, मदर के अंदर अलग हो सकता है, चिल्ड्रंस के अंदर अलग हो सकता है, सबके अंदर ये जो नंबर ऑफ सेल्स है ये वेरी कर सकता है. शेप्स उनका वेरी कर सकता है, साइज उनका वेरी कर सकता है. जरूरी नहीं है कि किसी का साइज और जो शेप है वो सेम हो, नंबर सेम हो, सब कुछ यहाँ वेरी करेगा. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन. जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल है वो एक वैरायटी ऑफ फंक्शंस को शो करते हैं, परफॉर्म करते हैं. अ बिलियन इज अ 1000 मिलियन. जो बिलियन होता है वो किससे मिलकर बनता है, 1000 मिलियन से. और ट्रिलियन इज अ 1000 बिलियन, और ट्रिलियन जो होता है वो 1000 बिलियन से मिलकर बना होता है. जैसे हम कहते हैं करोड़ किससे मिलकर बना होता है, लैक्स से. सिमिलरली जो हमारा बिलियन है वो किससे मिलकर बना है, 1000 ऑफ मिलियन से. और जो हमारा ट्रिलियन है वो 1000 ऑफ बिलियन से मिलकर बना है. इसके बाद है ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, और वी कैन से दैट इन मोर देन वन सेल्स. यहाँ पर मल्टी सेलुलर को अगर हम जो वर्ड को ब्रेक करते हैं, मल्टी एंड सेलुलर, दैट मीन्स मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल. So we can say that many cells present body is known as multicellular organism. The number of cells being less in a smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. अगर किसी बॉडी के अंदर या फिर किसी जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उसके अंदर क्या है वो इस मतलब नंबर में लेस है कंपेयर टू अनदर बॉडी, तो वो उसकी फंक्शनिंग को, उसके ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग को अफेक्ट कैसे करता है.
You will be surprised to know that an organism with billion of cells begin life as a single cell, which is fertilized egg. The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increases as development proceeds. किसी भी मतलब जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसका स्टार्ट कैसे होता है, वो सबसे पहले सिंगल सेल से उसकी लाइफ स्टार्ट होती है. उसके बाद वो जैसे जैसे फर्टिलाइज होता है उसकी जो सेल्स है वो मल्टीप्लाइज में बढ़ती जाती, इंक्रीज होती जाती. नंबर ऑफ सेल्स जो है मल्टीप्लाइज के रेशो में वो इंक्रीज होता जाएगा. लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी. देखिए यहाँ पर अमीबा जो है हमारा वो सिंगल सेल है और जो हमारा पैरामीशियम है ये भी हमारा, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. ये दोनों क्या है हमारे यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. इसके बाद यूनिसेलुलर को हम जब ब्रेक करेंगे, यूनि प्लस सेलुलर दैट मीन्स वन सेल organism. A single celled organism perform all the necessary function that multicellular organism perform. तो ऐसा नहीं है कि अमीबा के अंदर जो है हमारा ये इनहेलेशन या फिर एक्सहेलेशन प्रोसेस नहीं होगा. जो प्रोसेस सेम प्रोसेस मल्टी सेलुलर बॉडी के लिए होते हैं वही सेम प्रोसेस किसके लिए होंगे, यूनिसेलुलर बॉडीज़ के लिए होंगे. वही फर्टिलाइजेशन सेम हमारा यूनिसेलुलर में होगा, मल्टी सेलुलर में होगा. जो सेम प्रोसेस हमारा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर बॉडी कर सकती है सेम फंक्शन हमारी यूनिसेलुलर बॉडी भी कर सकती है, बट उसका वे ऑफ प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा. अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म. अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड. ये भी क्या करता है, कैप्चर करता है और डाइजेस्ट फूड को भी क्या करता है, डाइजेस्ट करता है. रिस्पायर्स करता है, एक्सक्रिएट्स करता है, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस. ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है. सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. यहाँ पर सिमिलर फंक्शंस किसके होते हैं, हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ के लिए. टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स. टिश्यू हमारे किस में चेंज होते हैं, ऑर्गन में चेंज होते हैं बाद में. जो हमारा एक्टिविटी 8.1 है उसके अंदर हमें बताया हुआ है कि आपने अगर कहीं पर देखा हो अमीबा और इस टाइप का कुछ देखना है तो हम कहाँ देख सकते हैं. अमीबा और हमारा जो पैरामीशियम है मोस्टली हमें अमीबा जो है हमारा पॉन्ड वाटर के नियर बाय मिलता है. ठीक है. ये आप सभी ने देखा होगा या फिर कहीं भी जहाँ थोड़ा मतलब हमारा गंदा पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर हमें अमीबा वगैरह देखने को मिलता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ सेल्स. Refer to figure 8.3a. How do you define the shape of amoeba in the figure? कैसे आप डिफाइन करोगे कि जो शेप है वो अमीबा की है. You may say that the shape appears irregular. हम कह सकते हैं कि वो एक irregular शेप भी है. In fact, amoeba has no definite shape. Actually, अमीबा जो है वो उसकी क्या होती है, कोई डेफिनेट शेप होती नहीं है. Unlike other organism. और इस टाइप के और भी कई ऑर्गेनिज्म होते हैं. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. ये हमेशा क्या करेगा, अपनी शेप को चेंज करता रहेगा. ये कभी भी एक परफेक्ट शेप में नहीं रहता है. जैसे हम कह सकते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप, उस टाइप की इसकी कोई एक फिक्स शेप नहीं होती है. ये हमेशा वैरी करता रहता है. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वैरिंग लेंथ्स प्रोट्रूडिंग आउट इट्स बॉडी. जैसे हम इसकी उस बॉडी को मतलब उसके जो प्रोजेक्शंस हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. दीज आर कॉल्ड शूडोपोडिया. और इसे क्या कहा जाता है, इसे शूडोपोडिया कहा जाता है. और वी कैन से जब हम इस वर्ड को ब्रेक करेंगे टू टर्म्स में, शूडो एंड पोडिया. शूडो मीन्स फॉल्स, झूठा एकदम, मतलब जो इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. और पोडिया मीन्स फीट. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि फॉल्स फीट. एज यू लर्न इन क्लास 7, जैसे कि आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था. दिस प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स. तो जैसे जैसे अमीबा हमारा क्या करता है, मूव्स करता है, फीड्स करता है, तो ये हमें प्रोजेक्शन जो है वो क्या होता है, कभी दिखाई देते हैं और कभी डिसअपीयर मतलब नहीं दिखाई देते हैं. व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप. अमीबा का इस तरीके से शेप चेंज करने से क्या एडवांटेज है. द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ शूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड. तो उसके इस तरीके से मतलब जो अपना शेप है उसको चेंज करने से क्या होता है, उसको हेल्प मिलती है कैप्चरिंग फूड के लिए. अपना फूड कैप्चर करने के लिए उसे हेल्प होता है. A white blood cell WBC in human blood is another example of a single cell which can change its shape. तो हमारा जो WBC होता है ह्यूमन ब्लड के अंदर वो भी क्या है, सिंगल सेलर ऑर्गन है. ठीक है. तो ये भी अपनी शेप जो से चेंज कर सकता है. But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent
एग्जिस्टेंस। हमारा जो WBC है वो एक ऑर्गन है, उसका मतलब आउट ऑफ बॉडी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। जबकि अमीबा जो है हमारा वो एक फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म है, वो मतलब इंडिपेंडेंट उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो कैपेबल है, वो पॉसिबल है। बट WBC की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। What shape would you expect in organism with million of cells? आप किस तरीके की शेप एक्सपेक्ट करते हैं? 8.4 ABC show different cells such as blood, muscle and nerve cells of human beings. The different shapes are related to their specific functions. इसके अंदर हमारे देखो डायग्राम 8.4A के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है डिफरेंट। फर्स्ट जो है स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स है, इनका वर्किंग प्रोसेस अलग होता है, ये अलग ऑर्गन के अंदर मिलेंगी। सेकंड है हमारा स्पाइंडल शेप मसल सेल्स, ये स्पाइंडल शेप मसल सेल्स है, इनकी हमारा जो फंक्शंस है, वर्किंग है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा RBC से। इसके बाद जो हमारा C पार्ट है लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, ये नर्व सेल की स्ट्रक्चर को शो करता है, ये बिल्कुल डिफरेंट है हमारे A एंड B से, ठीक है। तो सेल सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, दे एग्जिबिट स्पाइंडल शेप, ठीक है। तो कुछ सेल हमारे ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, दो उनके जो एंड्स है वहाँ से लॉन्ग एंड पॉइंटेड होते हैं, दे एग्जिबिट स्पाइंडल शेप, ठीक है। ये 8.4B में हमें शो कर रखा है। जनरली सेल्स आर राउंड एंड स्फेरिकल और एलोंगेटेड। जनरली कैसे होती है, जो हमारे सेल्स होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, लाइक A, ठीक है। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और न्यूरॉन। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा सेल्स है वो बहुत लंबी होती है और उनके अंदर ब्रांचेस भी पॉसिबल होती है, लाइक नर्व सेल और न्यूरॉन सेल। तो द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेजेस, जो नर्व सेल है वो क्या करती है, रिसीव करती है मैसेजेस को अदर ऑर्गन पार्ट्स से, और क्या करती है, उन्हें ट्रांसफर करती है अदर ऑर्गन्स में, देयर बाई हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसीलिए इसका काम, मतलब जो इसका पूरा वर्क है वो क्या है, हेल्पिंग टू कंट्रोल को हेल्प करने में, एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने का और उनको कंट्रोल करने का जो मेन वर्क रोल है वो किसका होता है, हमारा नर्व सेल का होता है। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम अपना यहीं पर क्लास को स्टॉप करेंगे। थैंक यू।